हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द IMB एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 12th बायोलॉजी का इकोसिस्टम के NTA अभ्यास ऐप के MCQs। ये अभी सभी MCQs है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि NTA ही आपका नीट का एग्जाम कंडक्ट करवाता है और उसी की ऑफिशियल ऐप से उठाए गए क्वेश्चन है। तो इस चैप्टर के अंदर टोटल 30 क्वेश्चन है। तो इस वीडियो के लास्ट में आप हमें बताना कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन करेक्ट होते हैं। अगर आपने इससे पहले वाले चैप्टर्स नहीं देखे, चाहे वो कंप्लीट क्लास 11th हो या कंप्लीट क्लास 12th हो, तो आपको आई बटन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा जहां पर इससे पहले वाले सभी चैप्टर आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन फर्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द सेकेंडरी सक्सेशन। यानी यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दी गई है, तो उनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है सेकेंडरी सक्सेशन के लिए। फर्स्ट, इट बिगिंस ऑन ए बेयर रॉक। सेकंड, इट अकर्स ऑन ए डिफॉरेस्टेटेड साइड। थर्ड है, इट फॉलो प्राइमरी सक्सेशन। एंड फोर्थ है, इट इज सिमिलर टू प्राइमरी सक्सेशन एक्सेप्ट दैट इट हैज ए रिलेटिवली फास्ट पेस। तो सबसे पहले इट बिगिंस ऑन ए बेयर रॉक, जी नहीं, यहाँ पर बेयर रॉक पे कौन स्टार्ट होती है, प्राइमरी सक्सेशन होती है, सेकेंडरी नहीं होती है, तो ये गलत लिखा है। इट अकर ऑन ए डिफॉरेस्टेटेड साइट, ये बिल्कुल सही लिखा है। क्यों? क्योंकि सेकेंडरी सक्सेशन कहाँ पे होती है, जहाँ पे कोई भी हैबिटेट जो वो डिस्ट्रॉय हो चुका है और अब वहाँ पे वापस रीग्रोथ स्टार्ट हो रही है। पहले से कोई हैबिटेट था और वो डिस्ट्रॉय होगा किसी के कारण से, दोबारा जब वहाँ पे स्टार्ट हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी सक्सेशन। तो यहाँ पे अगर कोई डिफॉरेस्टेटेड साइट है तो वहाँ पर अगर दोबारा होता है वो सेकेंडरी सक्सेशन कहलाता है। इट फॉलो प्राइमरी सक्सेशन, बिल्कुल नहीं, ये फॉलो नहीं करती है। एक बार हैबिटेट बन जाता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, उसके बाद में स्टार्ट होती है। इट इज सिमिलर टू प्राइमरी सक्सेशन एक्सेप्ट दैट, जी नहीं, प्राइमरी सक्सेशन के सिमिलर नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि प्राइमरी सक्सेशन तो उस जगह से स्टार्ट होती है जहाँ पर कुछ भी नहीं होता, कोई लाइफ पहले से नहीं प्रेजेंट होती है, वहाँ पे होता है। बट ये डिफॉरेस्टेड, तो ये बिल्कुल भी गलत लिखा हुआ है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया, पिरामिड ऑफ नंबर्स इन ए पॉन्ड इकोसिस्टम। अगर कोई पॉन्ड इकोसिस्टम हो तो पिरामिड ऑफ नंबर कैसा होगा, इरेगुलर होगा, इन्वर्टेड होगा, अपराइट होगा या फिर स्पिंडल शेप होगा। तो इरेगुलर तो नहीं होता है, अपर है, या तो इन्वर्टेड हो सकता है या फिर अपराइट हो सकता है। इन्वर्टेड किसको बोलते हैं, इस तरह से जो पिरामिड होगा उसको बोलेंगे इन्वर्टेड, और अपराइट किस तरह से बोलेंगे, इस तरह से होगा उसको बोलेंगे। अब जो नंबर्स के पिरामिड होते हैं वो मोस्टली हमेशा कैसे होते हैं, वो होते हैं आपके अपराइट। तो वो कैसे होंगे, अपराइट होंगे। इन्वर्टेड क्या हो सकता है, जैसे बायोमास हो गया, ओके, जो सी के अंदर, एक्वेटिक के अंदर अगर कोई बायोमास का है तो वो इन्वर्टेड हो सकता है। तो यहाँ पर हमसे ये पूछा गया नंबर ऑफ पिरामिड कैसा होगा, तो वो हमारा जो वो अपराइट होगा। हम यहाँ से पूछा जाता पिरामिड ऑफ बायोमास कैसा होता तो वो इन्वर्टेड हो सकता था। तो आंसर आएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया, इन इकोलॉजिकल सक्सेशन, इकोलॉजिकल सक्सेशन के अंदर क्या होता है, species response and community response will be observed, species response and community response will not be observed, या फिर only species response is observed without community response, या फिर neither species response and non community response is observed। तो अगर कहीं पे भी इकोलॉजिकल सक्सेशन हो रहा है तो वहाँ पर क्या स्पीसीज वगैरह उनका कैसा रिस्पॉन्स है, और कम्युनिटी जो कंप्लीट कम्युनिटी है उसके अंदर उन दोनों का रिस्पॉन्स बहुत ही जरूरी होता है, तब वो दोनों ही ऑब्जर्व हो सकते हैं। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जो 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछे गए, इन ए बायोटिक कम्युनिटी द प्राइमरी कंज्यूमर इन एन इकोसिस्टम आर। अगर कोई बायोटिक कम्युनिटी है तो उसमें प्राइमरी कंज्यूमर कौन से होंगे, कार्निवर, ओमनिवर, डिट्रीवर्स, हर्बीवर्स। तो प्रोड्यूसर तो होते हैं आपके कौन से, जो भी आपके प्लांट वगैरह होते हैं वो प्रोड्यूसर्स होते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमसे प्राइमरी कंज्यूमर पूछा गया, प्राइमरी कंज्यूमर क्या, जो प्लांट वगैरह को ईट करेगा तो वो हर्बीवर्स हो जाएंगे। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाई मोर देन वन ट्रॉपिक लेवल इन पॉन्ड इकोसिस्टम। अगर कोई पॉन्ड इकोसिस्टम है यानी एक्वेटिक इकोसिस्टम है तो उसमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है वो मोर देन वन ट्रॉपिक लेवल पे आ सकता है। फिश आ सकता है, जूप्लैंक्टन आ सकता है, फ्रॉग आ सकता है, फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन क्या होते हैं आपके जो प्रोड्यूसर होंगे, जूप्लैंक्टन क्या करेंगे, इनके ऊपर फीड करेंगे। ओके, बट फिश हमसे ये पूछा कि एक से ज़्यादा जगह जो आ सकती है वो फिश आ सकती है, कैसे, मतलब स्मॉल जो फिश है वो जूप्लैंक्टन के ऊपर डिपेंड कर सकती है। ओके, जो लार्ज फिश है, जो बहुत बड़ी लार्ज फिश है, वो इन फिश को भी डायरेक्टली ईट कर सकती है, जूप्लैंक्टन को भी ईट कर सकती है। तो वो एक से दो ज़्यादा स्पेस कौन ले सकता है, आपकी फिश ले सकती है। स्मॉल और लार्ज होकर वो अलग अलग ट्रॉपिक लेवल पे आ सकती है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको बायोलॉजी में इस टाइप के नोट्स चाहिए जहां पर ये मेंशन किया हो कि किस लाइन से किस ईयर के अंदर क्वेश्चन आ चुका है, फॉर एग्जांपल हमारी जो प्रोडक्टिविटी वाले हैं, ग्रॉस प्रोडक्टिविटी, नेट प्रोडक्टिविटी, तो हम यहाँ पे इस ये पूरा रेड के अंदर हाईलाइटेड किया होगा और वहाँ पे लिखा होगा ईयर की किस ईयर में वहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। लाइक यहाँ से AIPMT 1998, 2010, 2011, नीट 2013, नीट 2015 और नीट 2020 में यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। तो इस टाइप की अगर आपको नोट्स चाहिए कंप्लीट क्लास 11th एंड 12th बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री, तो आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है,
ट्रॉपिक लेवल आर फॉर्म्ड बाय, ट्रॉपिक लेवल कैसे बनते हैं, ऑर्गेनिज्म लिंक्ड इन फूड चेन, एनिमल से, प्लांट से या फिर कार्निवोरस से। तो आपका यहाँ पे पूछा है ट्रॉपिक लेवल कब बनते हैं, तो ट्रॉपिक लेवल जैसे आपका प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, ट्रॉपिक लेवल कैसे बनते हैं, ये तब बनते हैं जब ऑर्गेनिज्म लिंक्ड होते हैं फूड चेन के अंदर। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें ये एक पिरामिड दिया गया है। गिवन बिलो इज वन ऑफ द टाइपिकल पिरामिड ऑफ इक्वल दिस टाइप ऑफ रिप्रेजेंट, ये किस टाइप का रिप्रेजेंट है, ये आपका प्रोड्यूसर हो गया, फिर ये प्राइमरी कंज्यूमर हो गया, सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया, तो ये किस टाइप का है, पिरामिड ऑफ नंबर है, पिरामिड ऑफ बायोमास इन ए फैलो लैंड है, पिरामिड ऑफ बायोमास इन ए लेक है, या फिर एनर्जी पिरामिड है, स्प्रिंग है। तो आपको बताया था कि ये इन्वर्टेड टाइप लग रहा है, और क्या हो सकता है, एक्वेटिक के अंदर अगर बायोमास का पिरामिड है तो वो कैसे हो सकता है, इन्वर्टेड हो सकता है। आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8 था। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया द नेचर ऑफ क्लाइमेक्स कम्युनिटी अल्टीमेटली डिपेंड ऑन, जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी जो लास्ट में, जो बिल्कुल लास्ट में कम्युनिटी बनी है नेचर के अंदर, वो किस पे डिपेंड करेगी, क्लाइमेट पे, बेड रॉक पे, सॉइल ऑर्गेनिजम्स पे, या फिर पूल ऑफ अवेलेबिलिटी न्यूट्रिएंट्स पे। वो सबसे ज़्यादा डिपेंड करेगी किस पे, क्लाइमेट पे। और इसीलिए यहाँ पे ये बोला जाता है कि क्लाइमेट चेंज हो वो बहुत ही एक मेजर कंसर्न है, क्योंकि जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी आ चुकी है वहाँ पे चेंज अगर होगा तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम, सबसे स्टेबल इकोसिस्टम कौन सा है, फॉरेस्ट है, डेजर्ट है, माउंटेन है, ओशियन है। अगर टेरेस्ट्रियल वगैरह पूछा जाता तो हम बोल सकते थे सबसे मोस्ट स्टेबल है हमारा ओशियन इकोसिस्टम। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ डीकम्पोजिशन। तो यहाँ पर टोटल जो हमें 5 स्टेप दिए गए हैं, तो हमें बताना है कि डीकम्पोजिशन के अंदर जो है वो किस सीक्वेंस में चलते हैं, यानी पहले बी डी सी ए आएगा, या फिर सी बी, या फिर सी बी डी है, इस तरह से सबसे पहले कौन सा आएगा। तो सबसे पहला जो आपका सीक्वेंस आता है वो आता है फ्रेगमेंटेज ऑफ डिट्रीटस। अब ये डिट्रीटस क्या होता है, डिट्रीटस यानी जिसका डीकम्पोजिशन होने वाला है, तो उसको सबसे पहले फ्रेगमेंट मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में उसका ब्रेक डाउन किया जाएगा। तो ये चीज़ें होगी वो सबसे पहला होगा। तो सबसे पहला जो आएगा वो हमारा सी वाला आएगा, तो बी नहीं आएगा। हमारा सबसे पहली जो चीज़ होती है वो सी होती है। देन उसके बाद में क्या होगा, देन उसके बाद में होगा लीचिंग। ओके, एनसीईआरटी में साथ साथ स्टेप वाइज दिए गए। अब लीचिंग क्या होता है, लीचिंग वो होगा जो भी वाटर सोल्यूबल इनऑर्गेनिक जो न्यूट्रिएंट्स होंगे, जो भी वाटर सोल्यूबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होंगे वो क्या करे जाएंगे, धीरे धीरे प्रेसिपिटेट होकर सोइल के अंदर चले जाएंगे। यानी वो एक अनअवेलेबल साल्ट की तरह रह जाएगा कि वहाँ पे वो साल्ट अभी अवेलेबल कभी हो नहीं पाएंगे, तो वो प्रेसिपिटेट करके अंदर चले जाएंगे। वो होता है आपका लीचिंग सेकेंड प्रोसेस। इसमें क्या होता है, मेरे याद रखना, वाटर सोल्यूबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो वाटर के साथ में नीचे चले जाते हैं। ओके, देन क्या होता है उसके बाद में, तो यहाँ पे हमारा जो है वो डी बाद में होगा। ओके, तो उसके बाद में डी वाला स्टेप होगा। देन हमारा थर्ड स्टेप कौन सा होगा, देन होगा कैटाबोलिज्म। कैटाबोलिज्म मतलब क्या होता है, सिंपल सा कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, यानी जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल उनको कन्वर्ट किया जाएगा किसमें, सिंपल मॉलिक्यूल के अंदर। देन उसके बाद में क्या होगा, देन उसके बाद में होगा ह्यूमिफिकेशन। अब नाउ व्हाट इज ह्यूमिफिकेशन, ह्यूमिफिकेशन क्या होता है, अगर कोई मतलब डार्क कलर जो है, ओके, ऐसा ह्यूमस सा बन जाएगा। ह्यूमस क्या होता है, मतलब ऐसा एक डार्क एमोर्फस सब्सटेंस होगा जो धीरे धीरे एक्यूमुलेट होता रहेगा, उसको क्या बोलते हैं, ह्यूमस बोलते हैं। वो ना माइक्रोब से थोड़ा सा क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। और उसके बाद में क्या होता है, वो डिकम्पोजिशन तो होती है बट उसकी बहुत स्लो होती है, तो ये ह्यूमिफिकेशन प्रोसेस होता है, ये उसके बाद में होता है। और सबसे लास्ट में क्या होता है, आपका मिनरलाइजेशन होता है। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट सीक्वेंस बनता है वो बनता है कि सबसे पहला स्टेप जो वो फ्रेगमेंटेशन, सेकेंड हमारा लीचिंग, थर्ड हमारा कैटाबोलिज्म, फोर्थ हमारा ह्यूमिफिकेशन, और फिफ्थ हमारा मिनरलाइजेशन बनता है। तो यानी सबसे पहले हमारा सी, फिर डी, फिर बी, फिर ए, फिर ई। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे पूछा गया व्हाट इज ट्रू अबाउट इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के लिए ट्रू क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर आर लीस्ट डिपेंडेंट अपॉन प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर आउट नंबर प्रोड्यूसर्स, या फिर प्रोड्यूसर्स आर मोर देन द प्राइमरी कंज्यूमर, या फिर सेकेंडरी कंज्यूमर आर देन द लार्जेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल। तो यहाँ पे क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर्स आर लीस्ट डिपेंडेंट ऑन प्रोड्यूसर, जी नहीं, प्रोड्यूसर जो होते हैं वो मोर होते हैं हमेशा प्राइमरी कंज्यूमर से, और प्राइमरी कंज्यूमर जो लीस्ट डिपेंडेंट वो तो कंप्लीटली डिपेंडेंट होते हैं प्रोड्यूसर के ऊपर। प्राइमरी कंज्यूमर आउट नंबर प्रोड्यूसर, जो प्राइमरी कंज्यूमर है वो प्रोड्यूसर्स को बिल्कुल खत्म कर सकते हैं, ऐसा भी नहीं हो सकता है, ये भी गलत है। सेकेंडरी कंज्यूमर आर लार्जेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल, ऐसा भी नहीं है। टर्सरी कंज्यूमर कहाँ चले गए, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जो 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया वट इज द स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम इन ए कंप्राइज्ड ऑफ के अंदर स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम कैसा होगा, इनपुट ऑफ एनर्जी, आउटपुट ऑफ एनर्जी, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो सब चीज़ें होती है, सबसे पहले जो है वो एनर्जी का इनपुट होता है, फिर ट्रांसफर होती है, फिर आउटपुट होता है, तो सभी चीज़ें होती है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन पिरामिड ऑफ एनर्जी इज इनकरेक्ट। पिरामिड ऑफ एनर्जी के लिए कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट लिखी गई है, वेयर इज द रिमेनिंग 3 आर करेक्ट। Its base is broad, it show energy content of different trophic level organism, it is inverted in shape, या फिर it is upright in shape।
तो इनकरेक्ट पूछा, इट इज इन्वर्टेड इन शेप, कभी भी ये रिवर्स नहीं हो सकता, कभी भी। एनर्जी हमेशा जो वो 10% लॉ के अकॉर्डिंग चलती है तो वो घटती जाती है, तो वो हमेशा अपराइट होगा, ऑलवेज अपराइट होगा, कोई भी एक्सेप्शन नहीं है इसमें, तो ये चीज़ गलत लिखी गई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल मे ऑक्यूपाई मोर देन वन ट्रॉपिक लेवल इन द सेम इकोसिस्टम एट द सेम टाइम। तो कौन सा ऐसा एनिमल है जो एक से ज़्यादा ट्रॉपिक लेवल जो है वो एक ही टाइम पे वहाँ पर ले सकता है। स्पैरो ले सकता है, माइस, गोट या फिर फ्रॉग। तो वो है आपकी स्पैरो। अब स्पैरो कैसे ले सकती है, मान लीजिए एक ट्री के ऊपर स्पैरो बैठी है, वहाँ पे फ्रूट लगा हुआ है और उस फ्रूट के ऊपर इंसेक्ट है, तो फ्रूट को भी उसी टाइम ईट कर सकती है और उसी टाइम इंसेक्ट को भी ईट करेगी। तो अगर वो फ्रूट को ईट कर रही है तो ये मतलब प्रोड्यूसर से निकला हुआ डायरेक्ट है, बट अगर वो इंसेक्ट को कंज्यूम कर रही है तो वो प्रोड्यूसर पे डिपेंड है और फिर वो इंसेक्ट को ले रही है। तो वो एक टाइम पे प्राइमरी कंज्यूमर हो सकती है, इसी टाइम पे सेकेंडरी कंज्यूमर हो सकती है, तो वो स्पैरो हो सकती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच, कौन सा एक गलत मैच किया गया। टेम्परेट जोन में बोला गया 20 to 40 डिग्री लैटिट्यूड। सेकंड में बोला गया यूट्रोफिकेशन में बोला गया न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट ऑफ वाटर बॉडीज। ओजोन लेयर में बोला गया स्ट्रेटोस्फीयर में। प्रोफंडल जोन बोला गया कि डार्क जोन होता है। यहाँ पे कौन सा इनकरेक्ट लिखा गया, इनकरेक्ट लिखा गया टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन कितना होता है 23.5 से लेकर आपका चलता है ये 66.5 तक। ओके, डॉट नॉर्थ में और इतना ही साउथ के अंदर ये चलता है। ओके, डिग्री नॉर्थ में और डिग्री साउथ में इतना ही चलता है, कितना 23.5 से लेकर 66.5। तो ये जो लिखा हुआ है ये गलत लिखा हुआ है, 20 नहीं 23 से लेकर 66 तक जाता है, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जो है वो 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 में हमसे पूछा गया एनर्जी स्टोरेज एट कंज्यूमर लेवल इज कॉल्ड। कंज्यूमर लेवल पे जो एनर्जी स्टोर है उसको क्या बोलेंगे, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी या नेट प्रोडक्टिविटी। उसको बोलेंगे सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। क्यों, क्योंकि वहाँ पे नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो बच के आई थी, ओके सॉरी, नेट प्रोडक्टिविटी जो बच के आई थी उसको कंज्यूम किया उसने, और उसके बाद में वहाँ से उसने जो नई प्रोडक्टिविटी बनाई वो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी होगी। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जो 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 में हमसे पूछा गया एनपीपी अपॉन में जीपी इंटू 100 इज। अब ये एनपीपी क्या होता है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी अपॉन में ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ये क्या कहलाएगा, एसिमिलेशन एफिशिएंसी, नेट प्रोडक्शन, इकोलॉजिकल या फिर फोटोसिंथेटिक। तो ये क्या कहलाएगा, नेट प्रोडक्शन ही कहलाएगा ना, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में हमसे पूछा गया इन ए ट्रॉपिक रेन फॉरेस्ट मोस्ट ऑफ द एनर्जी इन इकोसिस्टम फ्लो थ्रू। तो अगर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किस इकोसिस्टम के थ्रू जाएगी, ग्रेजिंग फूड चेन में, डिटीरियस फूड चेन में, पैरासाइटिक या फिर बोथ ग्रेजिंग एंड पैरासाइटिक फूड चेन के थ्रू। अगर एक्वेटिक इकोसिस्टम है तो एक्वेटिक में सबसे ज़्यादा चलती है किसमें, ग्रेजिंग फूड चेन में। बट ये आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है ये टेरेस्ट्रियल, और टेरेस्ट्रियल पे सबसे ज़्यादा जो चलती है वो चलती है डिटीरियस फूड चेन के अंदर, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में हमसे पूछा गया प्रोडक्टिविटी इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बायोमास एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ। प्रोडक्टिविटी जो होती है वो क्या होती है, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बायोमास इन ए पर्टिकुलर टाइम। तो यहाँ पर उसके किस टर्म के अंदर हम उसको लिखते हैं, किलो कैलोरी पर मीटर क्यूबिक पर ईयर, या फिर ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, या फिर ग्राम पर ईयर, या फिर किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। तो यहाँ पर क्या होता है, अभी तो यहाँ पे पूरा इन्होंने बता दिया, फिर ये हमसे जो वो यूनिट भी पूछ रहे हैं। रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बायोमास, बायोमास पर्टिकुलर एरिया हो गया और पर टाइम हो गया। ओके, तो उसको क्या बोलेंगे हम, यहाँ पर बोलेंगे प्रोडक्टिविटी की यूनिट। तो यूनिट कौन सी है, सेकंड और फोर्थ है, तो यूनिट कौन सी है, सेकंड और फोर्थ है, तो आंसर क्या बनता है ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में हमसे पूछा गया बैक्टीरिया अटैकिंग द डेड एनिमल रिप्रेजेंट। बैक्टीरिया जो वो डेड एनिमल के अंदर अगर अटैक करा तो वो क्या चीज़ को रिप्रेजेंट करा, फर्स्ट लिंक ऑफ द फूड चेन आर नोन एज द प्राइमरी प्रोड्यूसर, सेकंड लिंक ऑफ द फूड चेन आर हर्बीवोरस, थर्ड लिंक ऑफ द फूड चेन आर टर्सरी कंज्यूमर, या फिर एंड ऑफ द फूड चेन आर डीकम्पोजिशन। तो बैक्टीरिया किसके अंदर आते हैं, डीकम्पोजर्स के अंदर आते हैं। तो एंड ऑफ द फूड चेन हो चुका है और अब डीकम्पोजिशन स्टार्ट होती है, डीकम्पोजर स्टार्ट हो चुका है, आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में बोला गया इन ए फूड चेन विच इज द मोस्ट अबिडेंट इन ए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज ए मेजर कंडक्ट ऑफ एनर्जी फ्लो। तो एनर्जी फ्लो के लिए सबसे पहले ये बोला गया कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में सोर्स ऑफ एनर्जी इन डिटीरियस, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सिलरी फूड चेन कंपोज्ड ऑफ स्मॉल चेन ऑफ डिटीरियस ओनली, इट इज ओनली कनेक्टेड टू, इट नेवर कनेक्टेड टू GFC। तो ये जो है वो ग्रेजिंग फूड चेन से जो कनेक्ट होती है, बिल्कुल लास्ट का जो प्रोडक्ट होता है उसी से स्टार्ट होती है अगले डीकम्पोजिशन। तो यहाँ पे ये बोला गया फूड चेन में मोस्ट एबिडेंट एनर्जी फ्लो किसके थ्रू होता है, सोर्स ऑफ एनर्जी डिटीरियस, डेट्रीटस जो होता है वही सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर डिटीरियस जो फूड चेन होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, अपन पीछे करके भी आते हैं।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में बोला गया डिट्रीटस फूड चेन स्टार्ट फ्रॉम, किससे स्टार्ट होगी? डेड ऑर्गेनिक मैटर से, ग्रीन प्लांट से, जूप्लैंक्टन से, नन ऑफ द, किससे स्टार्ट होगी? डेड ऑर्गेनिक मैटर से। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में बोला गया था ऑर्डर ऑफ ऑर्गेनिज्म इन एन एक्वेटिक फूड चेन। एक्वेटिक फूड चेन के अंदर हमें बताना है कि ऑर्डर ऑफ ऑर्गेनिज्म कैसे होंगे। पहले बैक्टीरिया आएगा, फिर सील आएगा, फिर डायटम, फिर फिश, फिर या क्रस्टेशियन, या फिर सबसे पहले क्रस्टेशियन आएगा, फिर सील आएगी, फिर फिश, फिर पोलर बियर, फिर डायटम, या फिर पहले पोलर बियर आएगा, फिर डायटम, फिर सील, या फिर क्रस्टेशियन, या फिर पहले डायटम, फिर क्रस्टेशियन, फिर फिश, फिर सील, फिर बैक्टीरिया। तो क्या आएगा? सबसे पहले आपके प्रोड्यूसर आएंगे, बैक्टीरिया प्रोड्यूसर नहीं। यहाँ पे मेनली जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या होते हैं? डीकम्पोजर्स के अंदर आते हैं। क्रस्टेशियन आपका प्रोड्यूसर, पोलर बियर तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। डायटम्स आपका क्या होता है? प्रोड्यूसर होता है। उसके बाद में ये प्राइमरी कंज्यूमर हो गए, सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया, फिर ये टर्सरी कंज्यूमर हो गया, डीकम्पोजर हो गया। तो जो हमारा सीक्वेंस बन रहा है वो क्या आंसर बन रहा है? ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया एन इकोसिस्टम रजिस्ट चेंज बिकॉज इट इज द स्टेट ऑफ। इकोसिस्टम जो वो चेंज को रजिस्ट करता है, क्यों करता है? इम्बैलेंस की वजह से, होमियोस्टेसिस की वजह से, शॉर्टेज ऑफ कंपोनेंट की वजह से, डेफिशिएंसी ऑफ लाइट। तो ये रजिस्ट करता है। इकोसिस्टम रजिस्ट क्यों करता है? क्योंकि वो इकोसिस्टम आपका किस में आ चुका है? होमियोस्टेसिस के अंदर आ चुका है, एक पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर आ चुका है, इसलिए कहता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है इन ए कंपैरेटिवली स्टडी ऑफ ग्रासलैंड इकोसिस्टम एंड पॉन्ड इकोसिस्टम इट मे बी ऑब्जर्व दैट। तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम और पॉन्ड इकोसिस्टम में अगर कंपेयर किया जाए तो क्या ऑब्जर्व होगा? The abiotic component are almost similar, the biotic component are almost similar, the both abiotic and biotic components are different, या फिर primary and secondary consumer are similar। तो यहाँ पर क्या होगा? दोनों के दोनों आपके बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। क्यों? क्योंकि एक एक्वेटिक है और एक टेरेस्ट्रियल है, इसलिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन नंबर 26 में बोला गया द फूड चेन इन विच माइक्रोब स्प्लिट एनर्जी रिच कंपाउंड इन ए प्रोड्यूसर कम्युनिटी इज कौन सी होती है? पैरासाइटिक फूड चेन, डिटेरियस फूड चेन, प्रीडेटर फूड चेन, या फिर प्रोड्यूसर। तो कौन सी होती है? डिट्रीटस फूड चेन। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में बोला गया द डोमिनेंट सेकंड ट्रॉपिक लेवल इन ए लेक इकोसिस्टम। एक लेक इकोसिस्टम में डोमिनेंट सेकंड ट्रॉपिक लेवल पे कौन सा आएगा? बेंथोस आएंगे, प्लैंक्टन आएंगे, जू प्लैंक्टन आएंगे, या फिर फाइटोप्लैंक्टन आएंगे। तो यहाँ पे कौन से आ सकते हैं? बेंथोस जो होते हैं वो बिल्कुल नीचे बहते हैं, जो डीकम्पोजिशन के अंदर आते हैं, तो ये तो बिल्कुल नहीं आएंगे सेकंड ट्रॉपिक लेवल पे। प्लैंक्टन नहीं आएंगे। जहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन कौन से होते हैं? प्रोड्यूसर हो सकते हैं। तो फिर सेकेंडरी प्रोड्यूसर कौन होंगे? आपके जू प्लैंक्टन होंगे। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन नंबर 28 है, क्वेश्चन नंबर 28 में देख लेते हैं। हमसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म आर डीकम्पोजर। कौन होगा डीकम्पोजर? टेरिस होंगे, बैक्टीरिया होंगे, सेप्रोफाइटिक होंगे, या फिर बोथ बी एंड सी होंगे। तो बैक्टीरिया और सेप्रोफाइटिक फंजाई किसके अंदर आते हैं? आपके डीकम्पोजर में। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन इकोसिस्टम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो हमें बताना है कि ए और बी करेक्ट है, या फिर बी और सी करेक्ट है, या फिर ए और सी करेक्ट है, या सभी करेक्ट है। तो हमें ए बी सी तीन स्टेटमेंट दी गई, हमसे पूछा है करेक्ट इनकरेक्ट। फर्स्ट, साइक्लिक ऑफ मैटर टेक प्लेस बिटवीन बायोटिक एंड ए बायोटिक कंपोनेंट। यानी जो साइक्लिक ऑफ मैटर है वो चलता रहता है, कभी बायोटिक में, फिर ए बायोटिक में, फिर बायोटिक में, फिर ए बायोटिक में। सेकंड बोला गया द इकोसिस्टम कैन ओवरकम फोर्सेस दैट टेंड टू डिस्टर्ब द बैलेंस ऑफ द इकोसिस्टम। यानी इकोसिस्टम जो है वो उन ओवरकम कर लेता है उन फोर्सेस को जो इकोसिस्टम को डिस्टर्ब करना चाहती है, उसके बैलेंस को। थर्ड लिखा है द इकोसिस्टम मेंटेन ए फंक्शनल बैलेंस ऑफ रिलेटिवली स्टेबल स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम अमॉन्ग इट्स वेरियस कंपोनेंट। तो जितने भी अलग अलग कंपोनेंट होते हैं उसमें वो इक्विलिब्रियम बनाने की कोशिश करता है, एक फंक्शनल बैलेंस बनाने की कोशिश करता है इकोसिस्टम, और उसको मेंटेन भी करता है। तो यहाँ पर कौन सी स्टेटमेंट जो वो करेक्ट है? तो यहाँ पर तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, ए बी सी आर करेक्ट। ओके, लास्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 30 है। क्वेश्चन नंबर 30 में हमसे पूछा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोसिस्टम। तो फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोसिस्टम कौन सी नहीं है? प्रोडक्टिविटी नहीं है, डीकम्पोजिशन नहीं है, एनर्जी फ्लो नहीं है, फिर इकोलॉजिकल पिरामिड नहीं है। फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी होती है, फिर एनर्जी फ्लो भी होता है, डीकम्पोजिशन भी होता है, बट जो इकोलॉजिकल पिरामिड बनाते हैं वो कभी भी एक फंक्शनल यूनिट नहीं है इकोसिस्टम की। तो ये जो आंसर डी आएगा ये बिल्कुल गलत लिखा है। तो ये सब कुछ इस वीडियो के लिए, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।